सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक के बारे में जो रहेगा हमारा हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, जब भी हम इंडियन स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो हम इनको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, एक तो हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है, और दूसरे हेटेरोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स में इतना याद रखना कि ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि वैदिक फिलॉसफी या वैदिक ट्रेडिशन को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और हेटेरोडॉक्स में याद रखना है जो वैदिक फिलॉसफी या वैदिक ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और जिसमें आपने पढ़ा होगा न्याय वगैरह, ठीक है, संख्या हो गया, ठीक है, ये मीमांसा हो गया, ठीक है, उतारा मीमांसा जिसको हम और पूर्व मीमांसा, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी में यानी वैदिक ट्रेडिशन को नहीं मानते, लाइक यजनास वगैरह हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, वर्ना सिस्टम को नहीं मानते हैं, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट आ जाएंगे एंड जैनिज़्म वगैरह आ जाएंगे। चारवाक का आपने नाम सुना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ठीक है, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म क्या है और इसके एजुकेशन इंप्लीकेशंस क्या हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज़्म फिलॉसफी की बात कर लेंगे और प्लस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन क्या है बुद्धिस्ट और जैनिज़्म फिलॉसफी के बीच में। सो नाउ जब भी आप शुरू करते हो, ठीक है, बुद्धिज़्म फिलॉसफी के बारे में लिखना है या बुद्धिज़्म जो थॉट ऑफ स्कूल है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है आपने। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि बुद्धिज़्म जो फिलॉसफी है ये एक हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। ठीक है, कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसको, वैदिक ट्रेडिशंस को या वैदिक फिलॉसफी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी याजनास वगैरह, सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, वर्ना सिस्टम जो हमारा है, द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू 4 वर्नास, जिसमें हमारे आते हैं ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियास हो गया, ठीक है, विश्यास और शूद्रास, ये इनको नहीं मानते, ये सभी को इक्वल मानते। तो अपोज द वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है, हेटेरोडॉक्स स्कूल है। और ये जो बुद्धिज़्म वर्ड है ये बुद्धि से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, गौतम बुद्धा। ठीक है, याद रखना है आपने। अब गौतम बुद्धा जो है इनका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा था जब इनको एनलाइटमेंट यानी ज्ञान मिला था। ठीक है, उससे पहले इनका नाम सिद्धार्था था, ये याद रखना है आपने। एंड इनका जन्म जो है 563 BC लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल के अंदर 563 BC में। और 483 BC में इनकी डेथ हो जाती है हस्तिनापुर एट द एज ऑफ 80। ऐसे याद रख लो, हंसते हंसते ये मर गए। ठीक है, याद हो जाएगा, ट्रिक बन जाएगी, लुम्बिनी में याद रखो थोड़ा। ठीक है, बर्थ नेम इनका सिद्धार्था था। ठीक है, जिसका मतलब होता है विश फुलफिल्ड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कभी पूछा जा सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद देखो क्या हुआ, इनके पापा जो थे उनका नाम था सुधोदाना, ये याद रखना है आपने। सुधोदाना जो थे वो शाक्यगाना क्लैन के क्या थे, चीफ हुआ करते थे, और ये होते थे क्षत्रियास, याद रखना है, क्षत्रियास हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद इनकी जो माँ थे उनका नाम था माया। ठीक है, और 7 दिन हुए थे अभी जन्म हुए इनके, तो इनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद फोस्टर मदर जो है महाप्रजापति आती है, उनका पालन पोषण करती है। एंड 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से, ये याद रखना है आपने। एक तो यशोदा था, एक यशोधरा है। ठीक है, तो यशोधरा जो है वो वाइफ थे किसके, सिद्धार्था के, और जो यशोदा है वो वाइफ थे हमारे महावीरा जो थे, उनकी वाइफ का नाम था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यशोधरा याद रखना है आपने, सिद्धार्था की वाइफ का नाम। फिर इनका एक बेटा भी होता है राहुला, उसका नाम था। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ कि जो सिद्धार्थ है, ठीक है, वो अपने चैरियोटर चन्ना के साथ जा रहे होते हैं। ठीक है, एंड उनको रास्ते में जो है वो 4 चीज़ें दिखती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो इस चीज़ को। एक ओल्ड क्रिपल्ड मैन दिखता है उनको, बूढ़ा आदमी, एक उनको बीमार आदमी दिखता है, और एक मरा हुआ आदमी जिसका कोई भी घर नहीं था, तो डेड मैन लिख लेना यहाँ पे। एंड एसेटिक मैन, एक एसेटिक मैन देखा। एसेटिक मैन क्या होता है, एसेटिक मैन वो होता है, यानी एसेटिक लाइफ हम बोल सकते हैं कि जब आप सब चीज़ें त्याग कर देते हो। ठीक है, घर सब कुछ छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, हर एक चीज़ छोड़ दी, उसको हम एसेटिक लाइफ कहते हैं। तो एसेटिक मैन दिखता है। फिर इन्होंने यहाँ से ऑब्जर्व करा कि ये जो दुनिया है ना, ये दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, हर कोई इंसान यहाँ पे सफ़र कर रहा है। ठीक है, और कुछ काजेज़ हैं जिनके कारण ये सफ़र कर रहा है। फिर इन्होंने डिसाइड करा, ठीक है, और एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक एसेटिक लाइफ जो है वो जीना शुरू कर दी। इससे पहले याद रखना है कि एक बार क्या होता है, एक प्राइस्ट आते हैं। ठीक है, याद रखना है, सुधोदाना के पास, इनके पापा के पास, तो वो बोलते हैं कि आपका बेटा जो है वो यहाँ तो ये बहुत बड़ा एक प्राइस्ट बनेगा, ठीक है, रिलीजियस टीचर बनेगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा किंग बनेगा, सम्राट बनेगा। ठीक है, आगे जाके, अब आगे जाके क्या बनेंगे, वो एक एसेटिक यानी एक रिलीजियस टीचर बनने वाले हैं। बहुत सारे साल यानी वर्षों तक मेडिटेशन करने के बाद इनको एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, ज्ञान मिल गया। और याद रखना, जैसे ही इनको एनलाइटमेंट मिला ना, उसके बाद ही इनका नाम पड़ गया बुद्धा। बुद्धा का मतलब ही होता है ही हु इज़ अवेक। ठीक है, या इसको बोले एनलाइटन वन। ठीक है, याद रखना। अब जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या करी उसका नाम था फिग ट्री था वो एक। ठीक है, और बोधि ट्री बाद में उसका नाम पड़ा, क्योंकि ये बोध गया बिहार के अंदर जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पे था ये, तो इसलिए इसका नाम बोधि ट्री पड़ गया। इनको साख्या मुनि भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है,
उसके बाद याद रखना, इन्होंने पहला जो अपना टीचिंग था यानी प्रीचस करा, ठीक है, वो सारनाथ वाराणसी में करा। दिस इज आल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर इन्होंने 5 जो है डिसिपल्स जो थे यानी शिष्य जो है वो तैयार हुए इनके आगे। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें एनलाइटमेंट की, यानी इनको ज्ञान कैसे मिला, ठीक है, तो इनको अलग अलग स्टेजेस में मिला था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेजेस में देखेंगे हम। पहले स्टेज में इन्होंने जो है वो देखा कि इनका पहले क्या अस्तित्व हुआ करता था, तो प्रीवियस एग्जिस्टेंस क्या थी इनकी, ठीक है। और फिर इन्होंने समझा चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि कॉज और इफेक्ट की चेन क्या है, कैसे जो है किसके कारण ये चीज़ हो रही है, यानी कोई भी चीज़ का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, ठीक है, कारक और प्रभाव के बारे में इन्होंने समझा। सेकंड स्टेज की बात करें तो इन्होंने जो है वो लॉ समझे, ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी ये जो आपका फिर से पुनर्जन्म या फिर से जन्म होता है आपका, ठीक है, ये क्यों होता है, ठीक है, इसके कारण क्या क्या हैं, या कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं कि आपका फिर से जन्म होगा, ठीक है, फिर मरोगे आप। तो अल्टीमेट इनके हिसाब से था कि इससे मुक्ति कैसे पाई जाए, तो इन्होंने ये समझा कि कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में इन्होंने आइडेंटिफाई करी 4 नोबल ट्रुथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जाता है, कहीं पे भी पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप इसको लिखोगे तो एकदम आपका क्वालिटेटिव आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया दुख की सफ़रिंग, ठीक है, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफ़रिंग। इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी प्राणी जो इंसान है, ठीक है, या कोई भी प्राणी है वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, इस दुनिया में। और सेकंड में इन्होंने बताया काज ऑफ सफ़रिंग, कि कौन कौन से काजेज़ हैं, और सबसे बड़ा जो कारक बताया इन्होंने वो बताया डिज़ायर्स। ये याद रखना आपने कि डिज़ायर्स जो है वो काजेज़ हैं किसके, सफ़रिंग के। फिर इन्होंने थर्ड स्टेज में बताया निरोध, निरोध का बोल लो कि एंड ऑफ सफरिंग या फ्री फ्रॉम सफरिंग। तो इन्होंने बोला स्टेट ऑफ माइंड, फ्री फ्रॉम सफरिंग, निरोध, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ायर को त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक मार्ग बताया, मार्ग मतलब वे टू एंड सफरिंग। और उस मार्ग के अंदर इन्होंने बोला कि अगर किसी को सफरिंग से छुटकारा पाना है तो सफरिंग से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिज़ायर से छुटकारा। तो इन्होंने बोला अगर डिज़ायर से छुटकारा पाना है तो यू हैव टू अडॉप्ट 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ दिया इन्होंने फाइनल फोर्थ स्टेज में, जिसमें आप इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो सुन लो, ठीक है। पहला था राइट अंडरस्टैंडिंग या व्यू, ठीक है, चीज़ों को सही से समझो, चीज़ें सही से देखो, आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। इंटेंशंस आपकी, यानी जो आपकी इंटेंशंस हैं, ठीक है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है, उनमें कुछ खोट नहीं होनी चाहिए। राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, ठीक है। राइट स्पीच आ जाएगा। राइट एक्शंस, आपको जो आपका कोई भी गतिविधि करते हो, ठीक है, कार्य करते हो, वो आपका राइट होना चाहिए। सही से आपको रहना है, ठीक है। राइट एफर्ट्स होनी चाहिए और राइट अटेंटिवनेस यानी माइंडफुलनेस। तो ये कुछ आपके 8 फोल्ड पाथ आ जाएंगे। अब इनको आपको याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको। ऐसे लिख दो AICU सेल, याद रख लो, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आपको इनके सभी के जो एक एक अल्फ़ाबेट उठा लो, ठीक है, लेटर्स उठा लो, तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ से देखो, A से आप इसको उठा लो, ठीक है, अटेंटिवनेस को। सेल से आप ये वाला कर लो, S से स्पीच आ जाएगा, A से एक्शन, L से लिविंग, E से एफर्ट, ठीक है। I से इंटेंशन, C से कंसंट्रेशन और U से अंडरस्टैंडिंग। तो ICU हो गया, ठीक है। ICU सेल, ऐसे करके याद रख सकते हो आप, ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्किप हो जाता है ना हमारे माइंड से। तो ये कुछ इनके हिसाब से 8 फोल्ड पाथ है जिनका हम अडॉप्ट करके अपने लाइफ के अंदर सफरिंग से या डिज़ायर से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 12 काजेज़ ऑफ सफरिंग बताए थे, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान अधूरा है, ठीक है। तो ये पहला काज है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है तो आप सफ़र करोगे, आपके एक्शन जो है वो सही ही नहीं है। कॉन्शियसनेस, चेतना करते रहते हो आप, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, ठीक है। नेम एंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, नेम, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसा बनूंगा, ये भी जो है डिज़ायर्स हैं, ठीक है। तो डिज़ायर्स अल्टीमेटली क्या होंगी, काज होंगी सफरिंग का। 5 सेंस ऑर्गन्स और माइंड, 6 इंट्रेंसेस जिनको हम कहते हैं, ठीक है, ये भी काजेस हैं हमारे सफरिंग के, क्योंकि आप आंखों से देखते हो, कैसे देखते हो कोई चीज़ों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी वो काज है सफरिंग का। कंटेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सेंसेशन आ जाएगा, डिज़ायर्स आ जाएंगी, क्लिंगिंग आ गया। क्लिंगिंग मतलब जैसे किसी के पास जाना, ठीक है, ऐसे मतलब अंदर से जो भावनाएं होती हैं, ऐसे मान लो आप, यानी चिपके रहना किसी से, ठीक है, क्लिंगिंग वगैरह आ जाएगा। एग्जिस्टेंस, पहली बात तो इन्होंने बताया कि अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो ना, एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा काज है सफरिंग का, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर डिज़ायर्स आएंगी। बर्थ आ गया, ठीक है, और ओल्ड एज या डेथ। तो ये कुछ 12 काजेस बताए थे इन्होंने सफरिंग के, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो एज सच।
उसके बाद याद रखना जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है हमारी, या बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये कहता है कि आपको, मैं नहीं बोल रहा है कि, ये नहीं कहते कि आप एक्सट्रीम जो है वो चीज़ें अपनाओ लाइफ में, जैसे जैनिज़्म वाले जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की बात करते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं करते हैं। ये सिंपली कहते हैं कि आप मिडल वे ऑफ लाइफ जो है लिविंग का वो अडॉप्ट करो, ना ज़्यादा सेल्फ डिनाइल, ना ज़्यादा लग्जरी लाइफ की जा जाओ, तो बीच में एकदम मीडियम मिडल में रह के आप जो है वो लाइफ को जियो, ठीक है। और निर्वाणा अटेनमेंट इनका अल्टीमेट एम होता है, ठीक है, याद रखना इनकी टीचिंग का, या जो भी आप यहाँ पे तपस्या करते हो या कुछ भी मेडिटेशन करते हो, तो अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाणा। निर्वाणा मतलब कि लिबरेशन। लिबरेशन किससे? ये जो आप बर्थ और डेथ के साइकिल में घूम रहे हो, इससे आपको छुटकारा पाना है, लिबरेट होना है, तो ये अल्टीमेट एम आ जाएगा। तो अल्टीमेट गोल क्या है? थ्रू 8-fold पाथ के माध्यम से आपको जो है बॉन्डेज, डिज़ायर और इग्नोरेंस से जो है वो छुटकारा पाना है, ठीक है। यानी ये जो आप बंधे हुए हो, ठीक है, संसार के मोह माया के अंदर, डिज़ायर्स, इच्छाओं से, ये इग्नोरेंस मतलब जिसको हम बोल सकते हैं नॉलेज, अविद्या जिसको कहते हैं। निर्वाणा की बात करें तो एंड ऑफ सफरिंग भाई आ गया, और फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और लिबरेशन आपको जो है वो पाना है, प्राप्ति करनी है। तो ये इनके हिसाब से आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे त्रिपित का, ये याद रखना है आप, यहाँ त्रिपित कहते हैं इसको हम, 3-fold बास्केट भी कहते हैं, जिसमें आपकी 3 आती हैं, यानी ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है। इसमें एक विनय पित्त कहा जाता है, सूता पित्त कहा जाता है, ये सुत पित्त कहते हैं जिसको, और अभिधामा पित्त कहा जाता है। तो इसको कहते हैं बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, क्या क्या अनुशासन है, किन किन चीज़ों का पालन करना है। एक्शंस, डिस्कोर्स आ जाएगा आपका, और लास्ट आ जाएगा बास्केट ऑफ फर्दर टीचिंग्स। तो ये सिंपल है, इसको आप एज सच याद कर सकते हो। उसके बाद एम्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है, यानी ये जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, इसके क्या एम्स हैं। तो निर्वाणा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सफरिंग से छुटकारा पाना है, लिबरेशन, और ये जो हमारा बर्थ और डेथ का साइकिल है, इससे आपको मुक्ति पानी है, ठीक है, सफरिंग से, इग्नोरेंस से, ठीक है, डिज़ायर से छुटकारा पाना है। अवेयरनेस होनी चाहिए 4 नोबल ट्रुथ की, ठीक है, और 8-fold पाथ आपको अडॉप्ट करना है, लाइफ के लिए तैयार होना है, ठीक है, ये याद रखना। और कास्ट सिस्टम को बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज मैंने ऊपर ही बताया था, दे आर द हेटेरोडॉक्स, दे डोंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, है ना। और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात करते हैं, ये इनके कुछ एम्स आ जाएंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के। मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, क्या है? इमिटेशन, यानी नकल करके, ठीक है। डिबेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, डिबेट्स, ठीक है, डिस्कशंस करके। सेल्फ स्टडी, ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, और डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करके। तो सिंपली यहाँ पे कुछ मेथड्स बता दिए इन्होंने कि आप कैसे शिक्षण करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे डिसिप्लिन के ऊपर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, कि आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं विहार्स के अंदर, ठीक है, जो स्कूल्स होते हैं। टफ डिसिप्लिन आ जाएगा, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को फॉलो करना है, पुनिशमेंट नहीं होगी यहाँ पे, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है यहाँ पे, एंड नॉन रिसीविंग गोल्ड एंड सिल्वर, आपको गोल्ड और सिल्वर कभी भी रिसीव नहीं करना है, ये भी डिसिप्लिन यानी अनुशासन का एक हिस्सा है। करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है, और हायर लेवल की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप की सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, इनके अंदर। यहाँ पे जैसे पापजी आ जाएगी, डबल पी लिख देना इसको, कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा सिंगल पी भी, लेकिन कहीं पे ये जो पापजा है, ठीक है, इसका एक सेरेमनी होती है। यहाँ पे आप इनिशियली जो है फर्स्ट टाइम इंटर करते हो, ठीक है, नोविस की जो लाइफ होती है या फिर मोंक की जो लाइफ होती है, वहाँ पे बच्चा जब पहली बार इंटर करता है, जिसमें वो अपने हेड, ठीक है, अपनी जो भी हर चीज़ शेप करके जाता है, ठीक है, और स्टार्ट होता है ये 6 to 12 ईयर्स। यहाँ पे एडमिशन सेरेमनी के टाइम में मैंने आपको बताया कि ये सेरेमनी होती हैं, दोनों सेरेमनीज हैं ये उपसंपदा भी जो है वो एक सेरेमनी है, और पापजा भी एक सेरेमनी है, लेकिन ये लोअर एजेस के लिए होती है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है कोई बच्चा जो है वो इंटर करता है मोनेस्टिक लाइफ के अंदर। एंड स्टूडेंट यहाँ पे ओथ वगैरह यानी शब्द ग्रहण लेता है, ठीक है, पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, स्पिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग, न्याय वगैरह उनको थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। अब आता है हायर, तो यहाँ पे थोड़ा 20+ एज होनी चाहिए आपकी, किसके लिए? उपसंपदा सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे त्रिपित का जो है इनका ज्ञान पढ़ाया जाता है बच्चों को अच्छे से, स्लीप अंडर ट्री के नीचे, एंड सेल्फ वर्क जो है सभी को करना है। तो ये कुछ थोड़ा सा आप लिख सकते हो इसके बारे में। उसके बाद देखो यहाँ पे टीचर, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये टीचर को क्या बोलते हैं? उपध्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपध्याय, ठीक है, और उसको शादी करना जो है वो मना है, ठीक है, सारे के सारे रूल्स जो है फॉलो करने हैं, विहार के सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और पहले तो उसकी 8 साल की भिक्षु एजुकेशन होनी चाहिए, और प्लस 12 ईयर की हायर एजुकेशन होनी चाहिए, फिर वो मॉन्क बन जाएगा एकदम टीचर, ठीक है। स्टूडेंट का याद रखना, स्टूडेंट को ये बोलते हैं श्रमण, ये याद रखना है, ठीक है, और प्रॉपर उनको रूल्स फॉलो करने हैं, सिंपल लिविंग जीनी है, मतलब एक सिंपल साधारण लाइफ जो है वो जीनी है, ठीक है, और टीचर को फॉलो करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू अबाउट स्टूडेंट आ जाएगा।
स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल को संघ या विहार कहते हैं, ठीक है। पीसफुल एरिया या इन्वायरमेंट होना चाहिए आसपास, ठीक है, शांति भरा। एग्ज़ाम कोई नहीं होगा, कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। नालंदा, वल्लभा और नादिया जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स आ जाएंगे। उसके बाद यहीं तक हो जाता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा। उसके बाद अभी आ जाओ एजुकेशन फ़िलॉसफी, ठीक है, यानी बुद्धिस्ट दर्शना लिखा है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बुद्ध धर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, और बुद्ध दर्शना भी कहते हैं, ठीक है। और जो फॉलो करते हैं जिस डाइटी को, कौन, ये जो बुद्धिज्म धर्म मानने वाले, उसको हम बुद्धा कहते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं ये, ठीक है। अब इसकी 4 मेन डिविजन्स हैं, ठीक है, जिसमें माध्यमिक आ जाएगा, वैभाषिक, योगाचार, सौत्रांतिक। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो माध्यमिक है ना, ये कहते हैं कि चाहे वो इंटरनल चीज़ है, चाहे वो एक्सटर्नल सब्सटेंस है या इंटरनल सब्सटेंस है, वो सारे के सारे क्या हैं, एम्प्टी हैं, ठीक है, सारे के सारे खाली हैं। तो ये माध्यमिक वाले मानते हैं। योगाचार जो है ये मानते हैं कि एक्सटर्नल सब्सटेंस एंटाइटी सिर्फ वॉइड है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल जो है इंटेलिजेंस, दे आर नॉट एम्प्टी। तो सिंपल। सौत्रांतिक क्या कहते हैं कि दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रुथ हैं, वॉइड नहीं है, यानी नॉन एम्प्टी हैं। और वैभाषिक भी कहते हैं कि रियल है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, वॉइड नहीं है, चाहे वो इंटरनल एंटाइटी है, चाहे वो एक्सटर्नल एंटाइटी है। और हम जो नॉलेज है उसको कैसे प्राप्त करते हैं, सेंसेस के थ्रू। तो ये वैभाषिक कहते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो भगवान बुद्धा थे उस टाइम पे सोल टीचर हुआ करते थे, बाद में उनके जो पीपल्स आए यानी शिष्य आए, उन्होंने अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशंस करी, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने इंटेलेक्चुअल इन्फरेंसेस के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमारे 4 डिविजन्स आती हैं जो हमने पीछे पढ़ी, ठीक है अभी, जिसमें आपका ये मैंने आपको बताया माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और याद में आ जाएगा वैभाषिक। उसके बाद देखो यहाँ पे ये माध्यमिक ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि इसको जो है डेवलप किया गया था एम्प्टीनेस के कंसेप्ट को नागार्जुना के द्वारा, ठीक है। एंड बाकी इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब सीधा आ जाओ हमारा जो है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म, कि एजुकेशन फिलॉसफी क्या है बुद्धिज़्म की। तो अगर आपने ऊपर जो पढ़ा ना वही है, यहाँ पे घुमा फिरा के सारी यही चीज़ें आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एजुकेशन फिलॉसफी की, अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की जो है, ये कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है स्पिरिचुअल और एथिकल टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, एथिक्स सिखाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नैतिकता की बातें बताई जाती हैं। और कहीं ना कहीं एजुकेशन का एम्स है टू डेवलप अर्न कल्टिवेट, ये 4 चीज़ें, जिसमें आपका विजडम आ जाएगा यानी प्रजना जिसको कहते हैं, प्रजन। एथिकल कंडक्ट यानी सिला आ जाएगा, और सिल भी कहते हैं इसको। मेंटल डिसिप्लिन आ जाएगा यानी समाधि, और निर्वाणा यानी लिबरेशन। तो ये हमारा एजुकेशन का अल्टीमेट एम है, और ये कल्टिवेट करनी है हमें 4 क्वालिटीज़। अब एजुकेशन को ये एज अ पाथ ऑफ लिबरेशन मानते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलीजियस के रिलेटेड है, ठीक है, कि आपको मुक्ति का एक, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, एक लिबरेशन यानी मुक्ति का रास्ता है। तो लिबरेशन मीन्स निर्वाणा, ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ रियलिटी एंड ओवरकमिंग इग्नोरेंस यानी अविद्या, इसको रिमूव करके, ठीक है, किसको, अविद्या, यानी आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे कन्फ्यूज रहोगे, है ना। तो वही है कि अगर आपको लिबरेट होना है, ठीक है, तो उसके लिए शिक्षा एक रास्ता है, ठीक है। और किस माध्यम से आप लिबरेट हो सकते हो, बाय अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ रियलिटी यानी सत्य का जो नेचर है, प्रकृति है, उसको समझ के, एंड ओवरकमिंग इग्नोरेंस यानी अविद्या को दूर करके, ठीक है। ये जो आपको अंधेरे में घूम रहे हो, आपको ज्ञान की कमी है, ज्ञान प्राप्ति करके आप जो है वो लिबरेट हो सकते हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें यानी सर्वांगीण विकास की बात करते हैं ये, ठीक है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हर एक जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं उन सबका विकास की बात करते हैं। माइंडफुलनेस आ जाएगा, कंपैशन, विजडम। इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम यानी प्रज्ञा को या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा कि आपको 4 नोबल ट्रुथ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि खुद इंट्रोस्पेक्शन करना है अपने अंदर कि मेरे एक्शंस कैसे हैं, मैं क्या सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी सभी का जो है अंतरीकरण करना, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं। मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग, इसकी बात करते हैं कि एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के थ्रू हम मॉरल वैल्यू सिखाएंगे बच्चों को, एथिकल कंडक्ट सिखाएंगे जिसको सिला कहते हैं, ठीक है, और 8 फोल्ड पाथ अडॉप्ट करने की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। ये डोगमा जो होते हैं ना, लाइक स्ट्रिक्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको नहीं फॉलो करते। ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस करो आप चीज़ों को, मेडिटेशन करो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करो, अवलोकन करो चीज़ों का। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की भी बात करते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, ट्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स की बात करें तो त्रिपित का वही बताया मैंने, 3 बास्केट्स, जिसमें विनय, सूता और अभिधाम आ जाएगा। डिसिप्लिन, डिस्कोर्स, एक्शंस क्या होने चाहिए, और हायर टीचिंग।
कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस की भी बात करते हैं कि हम सारे एक हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है, कोई यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, ये नहीं करते बिलीव इन चीज़ों में, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और डेली प्रैक्टिसेस को ज़्यादा फोकस देते हैं ये, ठीक है, एम्फेसाइज करते हैं। उसके बाद आ जाएंगी इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की, मतलब ऐसी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस का मतलब याद रखना कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपको लगता है उसको उठा के आप एजुकेशन के अंदर, या उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर, कैसे उसका योगदान है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं। अब हर एक चीज़ तो नहीं ले सकते ना, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर एक फिलॉसफी के, तो अब सारी चीज़ें तो एजुकेशन के अंदर ऐड नहीं होंगी, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको ऐड कर दो। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? तो पहले तो डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है, नैतिकता जो गुण है ये विकसित करना। तो बुद्धिस्ट टीचिंग जो है वो एम्फासाइज करते हैं एथिकल कंडक्ट यानी सिला की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑनेस्टी आ जाएगा, कंपैशन होना चाहिए, और नॉन वायलेंस को बहुत मानते हैं, ये वायलेंस को नहीं मानते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है, अहिंसा। उसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें यानी इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगी, तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल करे बच्चों के अंदर वो, ठीक है, कल्टिवेट करे, इम्पैथी, सिंपैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो ये इसकी एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस थॉट। उसके बाद देखो माइंडफुलनेस इन लर्निंग, कि जब भी बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो वहाँ पे पूरा ध्यान होना चाहिए, उसका अटेंटिव होना चाहिए। तो बुद्धिस्ट एम्फासाइज माइंडफुलनेस, सती जिसको कहते हैं, इन्वॉल्व्स फुली प्रेजेंट एंड अटेंटिवनेस। और इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगी कि इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इनटू क्लासरूम टू इन्हांस फोकस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन। ये वही आ गया कि जो एजुकेशन है हमारी, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, जिससे क्या हो कि बच्चे जो है फोकस्ड रहें, इंगेज्ड रहें टीचिंग लर्निंग के अंदर, स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा ना हो, कम हो, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन, तो बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन करना भी सिखाना है हमको। ऐसा ही नहीं है कि बच्चे जो है वो गुस्से से काम करते रहें, ठीक है, वायलेंट तरीके से करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल रेगुलेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, सर्वांगीण विकास। इसमें मैंने बताया कि ये जो बुद्धिज़्म हमारी फ़िलॉसफी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रमोट करते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट, है ना। तो इसी तरीके से ये बोलते हैं कि एजुकेशन भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे की, सर्वांगीण विकास हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिक, जिसमें माइंड वगैरह आ जाएगा, इमोशनल यानी भावनात्मक, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशंस वगैरह ये भी बच्चा कंट्रोल कर पाए अच्छे से, और फिजिकल यानी शारीरिक रूप से भी इसका विकास होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, ये मैंने अभी बताया था। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद का असेसमेंट करना, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। तो बुद्धिज़्म जो है इनकरेज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, एंड सेल्फ अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड वंस थॉट एंड एक्शन। ये वही आ गया कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ, गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक्शंस कैसे हैं, ठीक है। सो एजुकेशन शुड इंक्लूड अपॉर्चुनिटी, ये आई इसलिए लिखा है, इम्प्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपका एक आंसर रेलिवेंट बन जाता है कि बुद्धिज़्म वाले इसको इनकरेज करते हैं, तो एजुकेशन में भी ये चीज़ होनी चाहिए। सो एजुकेशन शुड इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, कि क्या सीख रहे हैं, वो सही सीख रहे हैं कि गलत सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, कहाँ तक उन्होंने उस चीज़ के अंदर जो है वो अचीवमेंट जो है वो हासिल करी है, ठीक है, बिहेवियर कैसा है उनका, ठीक है, गोल्स क्या है उनके, और फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिससे क्या हो उनके अंदर रचनात्मक सोच का भी विकास हो, ठीक है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी समय का सुधार हो। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो ये मैंने अभी बताया था, ठीक है, डोगमेटिक जो हमारे स्टेटमेंट्स होती हैं उनको नहीं मानते ये, ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि एक्सपीरियंस करो, मेडिटेशन करो, है ना। तो एम्फेसाइजेस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, जिसमें आ जाएगा कि जो बुद्धिज़्म है हमारे, ठीक है, वैल्यू करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस को, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल विजडम ओवर थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस की बात करते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करो चीज़ों को, थ्योरेटिकल नॉलेज को नहीं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा कि टीचिंग शुड प्रायोरिटाइज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ यानी लर्न बाय डूइंग, मेडिटेशन एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आ जाएगा कि एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए, हमारी टीचिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे बच्चे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उसका अप्लाई कर सकें नॉलेज का। फिर उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की भी बात करते हैं, यानी व्यक्तिगत अधिगम बोल सकते हो, या सीखना, या टीचिंग यानी शिक्षण। इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है एक्नॉलेज करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है, और वो अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से प्रोग्रेस करता है अपनी लाइफ में। हर बंदे की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन भी इस तरह से होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए
कि वहाँ पे भी जो अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे लर्नर आ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, उनका लेवल क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। कैटरिंग टू डाइवर्स नीड्स, वही आ गया कि अलग अलग जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, उसके हिसाब से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। समझ आ गया आपको, सिंपल पॉइंट है ये भी। देन कल्टिवेशन ऑफ इनर पीस की बात करते हैं, आत्मिक यानी आंतरिक शांति की बात करते हैं, तो बुद्धिज्म एम्स टू रिड्यूस सफरिंग एंड कल्टिवेट इनर पीस थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट, यानी आपको डिटैच होना है, ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, यानी ये जो संसारिक मोह माया है, इससे आपको दूर रहना है, ठीक है, और इससे मुक्ति पानी है। और आंतरिक शांति की बात करते हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चे के अंदर सफरिंग को कम करना है और इनर पीस को कल्टीवेट करना है, ठीक है। वो कैसे होगा? मेडिटेशन और डिटैचमेंट से। ये जो मोह माया है, ये जो हम डिज़ायर्स हैं, इनको त्यागो। उसके बाद देखो यहाँ पे तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं कि स्कूल जो है शुड क्रिएट अ पीसफुल सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो जो हमारा एजुकेशन इन्वायरमेंट है, लाइक इंस्टीट्यूशन है हमारे, वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। बच्चों को सिखाना है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस को टैकल कैसे करना है, टेक्निक्स टू प्रमोट इमोशनल वेलबींग, ठीक है, और उनको कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे बच्चों का जो भावनात्मक विकास है वो होगा। फोकस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे भी फोकस करते हैं, ये भी बताया था। बुद्धिज़्म जो है एम्फोसाइज करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और ये करते हैं कि लर्निंग फॉर लाइफ, है ना। सो इम्प्लीकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं बढ़ावा दे और इंस्टिल करे लव फॉर लर्निंग, इनकरेज क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, ठीक है। अडॉप्ट कैसे करना है अलग अलग सिचुएशन को, अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगा। एंड नॉलेज थ्रू आउट लाइफ, मतलब निरंतर जो है वो लाइफ में सीखते रहना। तो ये वाली उनके अंदर फीलिंग्स जो है वो आपको क्या करनी है, कल्टिवेट करनी है, ठीक है, इंस्टिल करनी है। नॉन कम्पिटिटिव अप्रोच, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था ना कि नो डिग्री, ठीक है, नो मार्क्स। तो वही है कि बुद्धिज़्म जो है डिस्करेज अटैचमेंट टू मटेरियल सक्सेस एंड कंपटीशन। ये मैंने अभी बताया कि ये इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि आप जो है, जो बच्चा सीख रहा है उसको आप मटेरियल सक्सेस या कंपटीशन से अटैच मत करो, है ना, कि हाँ मेरे को ये जॉब करनी है तो इसके लिए पढ़ना है। नहीं, आपको लिबरेशन के लिए पढ़ना है, ठीक है, इनर पीस के लिए आपको लर्निंग करनी है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम शुड रिड्यूस अनहेल्दी कंपटीशन, जो है इसको रिड्यूस करना है। देखो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो स्ट्रेस का गाज बन जाता है कि मेरे को मार्क्स लेके आना है, ठीक है, मेरे को टॉपर बनना है, मैं फेल हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है इसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। इंस्टेड आपको प्रमोट करनी है कोलैबोरेशन, टीम वर्क और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये सारी फीलिंग्स या ये सारी वैल्यूज़ उनके अंदर कल्टिवेट करनी है। देन आ जाएगा आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब ये वाली भी वैल्यूज़ उनके अंदर कल्टिवेट करनी है कि सारे बच्चे अपने आप को एज अ ग्लोबल सिटीजन समझें कि हम सब एक यूनिट हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो बुद्धिज़्म कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं पत्तिका संपदा समुपादा, ये एम्फोसाइज करते हैं कि सारे के सारे बीइंग्स जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ। तो एजुकेशन जो है वही आ जाएगा कि उसको भी जो है वो इंस्टिल करनी चाहिए बच्चों के अंदर फीलिंग्स लाइक अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, कि हम एक सिटीज़न हैं, ठीक है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू वैल्यू डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो डाइवर्सिटी यानी विविधता को वैल्यू देना, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी बात करनी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा के रखना है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी भावनाएं उनके अंदर क्या करनी है, डेवलप करनी है, उनको सिखानी है। पेशेंस एंड रेजिलेंस की भी बात करते हैं कि पेशेंस होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, रेजिलेंस यानी कंसिस्टेंसी। सो बुद्धिज़्म टीचर्स पेशेंस, जिसको खांति कहते हैं, एंड टू एंड्योर चैलेंजेस विदाउट फ्रस्ट्रेशन, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उनको एक्सेप्ट करना है आपको, उनको डट के मुकाबला करना है आपको, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है वहाँ पे। सो एजुकेशन भी शुड हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप रेजिलेंस एंड प्रिजर्वेंस जैसी फीलिंग्स उनके अंदर भरनी है, ठीक है। इक्विपिंग देम टू हैंडल फेलियर एंड सेटबैक्स कंस्ट्रक्टिवली, अगर लाइफ में वो फेल भी हो रहे हैं या कहीं पे कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को वो एकदम पॉजिटिव तरीके से लें, ना कि नेगेटिव तरीके से, ऐसे डिसअपेयर निराश हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको उनको सिखाना है, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट की बात करते हैं, यानी संतुष्टि और साधारण लाइफ जीनी है, ठीक है। सो बुद्धिज़्म एडवोकेट सिंपल लाइफ, ठीक है, साधारण लाइफ जीने की बात करते हैं, ठीक है। डिटैचमेंट यानी ये जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, ये मेरी कार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा वो है, ठीक है, मेरे को BMW है, ऐसा है वैसा है, ये बिल्कुल आपको इनसे डिटैच होना है, ठीक है, और साधारण लाइफ आपको जीनी है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में भी यही आ जाएगा कि एजुकेशन शुड इनकरेज सिंप्लिसिटी,
ठीक है। बच्चों के अंदर जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको साधारण लाइफ जीनी है। ग्रैटिट्यूड जैसी फीलिंग्स होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड मतलब कि आपको किसी का भला करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि मेरे को अच्छा करना है लेकिन मेरे को आगे से कुछ नहीं चाहिए। जैसे सन होता है ना, सन सूरज आपको रोशनी देता है इतनी ज़्यादा, ठीक है, कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है वो आगे से नहीं, तो मतलब सन के पास क्या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, ठीक है। तो आपके अंदर भी होनी चाहिए कि अच्छा करो लेकिन आगे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि होनी चाहिए। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन इंट्रिंसिक गोल्स रैदर दैन मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स, मतलब बच्चों को जो है वो आपको इनक्रेज करना है कि आपको इंट्रिंसिक गोल्स पे फोकस करना है, ना कि मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स पे, कि हाँ मेरे को ये करूँगा तो मेरे को ये डीसी की जॉब मिल जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको लाइफ के लिए तैयार करो, ना कि कोई डिग्री वगैरह लेके बड़ी बड़ी कोई पोजेशंस के लिए कि हाँ मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा फिर ये करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन डॉगमेटिक अप्रोच होती है, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। ये डॉगमा यानी जो रिजिड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको नहीं मानते हैं। सो बुद्धिज़्म इनकरेज क्रिटिकल इंक्वायरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चनिंग ओवर रिजिड फेथ को नहीं मानते हैं। एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच डेवलप हो, ओपन माइंडनेस, क्वेश्चंस वगैरह पूछें, चीज़ों को अपने तरीके से सोचने की कोशिश करें, एंड क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। इस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए जो कि बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करे या प्रमोट करे, बढ़ावा दे। एम्फेसिस ऑन कंपैशन, तो जुनून जो है यानी कंपैशन जो आपका दृढ़ संकल्प होता है टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, ये चीज़ों के प्रति। सो कंपैशन यानी कर्मा इज सेंट्रल टू बुद्धिज्म एथिक्स। तो स्कूल को क्या करना चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए कंपैशंस लाइक कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, ठीक है, एम्पैथी बिल्डिंग एक्सरसाइज की दूसरों के प्रति भावनाएं, ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज के प्रति भावनाएं की योगदान दें हम सोसाइटी में, अच्छा है ना। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे टीचर गाइड लर्नर्स विद काइंडनेस विजडम एंड पेशेंस से उनको गाइड करना है बच्चों को, टीचर्स को भी, और एक आइडियल रिलेशनशिप होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स लिख रखे हैं लाइक एम्फेसिस ऑन मास एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाओ। मास एजुकेशन मतलब सभी को बढ़ाओ, सभी को सिखाओ, ठीक है। वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि वैल्यूज़ लाइक मॉरल एथिक्स आपको बच्चों को सिखाने हैं। हायर एजुकेशन, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, ये आपको पता है, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर को भी बढ़ावा देना है, ये भी इसका भी विकसित करना है बच्चों के अंदर। कॉर्पोरल पनिशमेंट को ये बिल्कुल ही नहीं मानते, इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको डिस्करेज करते हैं। ये मॉरल डिसिप्लिन वही आ गया, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। मैनुअल स्किल्स सिखाओ, यानी बच्चों को हाथ से करने की जो कला है खुद उनके अंदर जो है वो, जैसे पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, आर्ट हो गया, कोई लिटरेचर हो गया, राइटिंग हो गया, मैनुअल स्किल्स उनके अंदर डेवलप करो। डेमोक्रेटिक होना चाहिए यानी सबको इक्वली ट्रीट करना, तो इक्वालिटी, ठीक है। और मेथड्स ऑफ टीचिंग मैंने आपको बताया था, ओरल इंस्ट्रक्शंस, प्रीचिंग, डिबेट, डिस्कशन, रेपिटेशन, और लिबरेशन फ्रॉम सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास होते हैं ना इनसे मुक्ति, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कुछ हमारे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मजा आया होगा, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है, एकदम सिंपल कंटेंट लिख रखा हुआ है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको कर लो सफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो हमारा ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट था ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी सारे ना एकदम होता है ना कि क्वालिटी लिखी हुई है, ठीक है, तो जो आपको चाहिए होती है एकदम से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जैन फिलॉसफी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।